और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की नई तारीख तय हो गई है। 9 जून वो दिन होगा, वक्त होगा शाम 6:30 बजे, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। सवाल यह है कि नई सरकार का जो स्वरूप उभर कर सामने आया है राजनीतिक फलक पर, वो क्या बता रहा है? यहां मजबूरियां हावी रहेंगी या फिर कमजोरियां हावी रहेंगी, या मजबूरियों और कमजोरियों के बीच एक लचीलापन दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को और खुद की जो मजबूत छवि है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। गठबंधन की मजबूरियां स्वाभाविक रूप से कोalition गवर्नमेंट्स में होती हैं और ये सच्चाई की तरह किसी भी नेता को स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति की, भारतीय राजनीति का इतिहास इस सच्चाई को अच्छी तरीके से जानता है। कहा यह भी जाता है कि इस तरह की कोalition गवर्नमेंट्स भले ही किसी एक पार्टी, किसी एक नेता के पक्ष में न हो, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश को इसे जनता के पक्ष में झुकी हुई सरकार जरूर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हर किसी की से होती है। यहां पर हर किसी की अपनी बात रखने का एक विंडो, एक प्लेटफॉर्म हमेशा तैयार रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 2.5 दशक के इतिहास में, उनके राजनीतिक इतिहास में कोalition गवर्नमेंट चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो फुल मेजॉरिटी एंजॉय करते थे। जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, जिस दिशा में चाहते थे, उन्हें हर बार वही मिला। और 2014 के बाद से अब तक वो पिछले 10 साल से अपने 2 टर्म इसी पावर को एंजॉय करते हुए चला रहे थे। ऐसे में सवाल अब यह है कि अब जब पावर शेयरिंग के गणित बदल गए हैं, जब पोर्टफोलियोज बांटने होंगे, विचारधारा भी बांटनी होगी, स्ट्रेटजीज भी बांटनी होंगी, तो इस बंटवारे में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कोने में खड़े हुए कहीं कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं उभरेंगे, या फिर हमेशा की तरह वो एक रास्ता ऐसा जरूर निकाल लेंगे जिससे उनकी मजबूत छवि और ठसक बनी रहे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने का मौका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीए ने अपने प्रधानमंत्री पद की तस्वीर तो पहले ही साफ कर दी थी। अब बीजेपी संसदीय दल ने भी अपनी तस्वीर साफ कर दी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से, और वहां पर दावा पेश कर देते हैं और उसके बाद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। लेकिन इस आमंत्रण में यानी कि 9 जून की शाम कौन कौन वो चेहरे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री शपथ ले रहे होंगे, इस पर अभी से कयासों के दौर लगने शुरू हो चुके हैं। हमने जी मीडिया के माध्यम से आपको बताया कि दरअसल कौन कौन गठबंधन के सहयोगी किस किस तरह की डिमांड रख रहा है, और उन डिमांड्स को प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि उनकी डिमांड्स को शब्दशः पूरा करना संभवतः नरेंद्र मोदी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होगा। और अगर बंटवारे की बारी आई, खास तौर से उन कोर मंत्रालयों के बंटवारे की बात आई जिन कोर मंत्रालयों के डेवलपमेंट के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 का सपना दिखाए हुए हैं देश को कि हम तब जाकर विकसित देश बना देंगे, उन कोर विभागों के बंटवारे कैसे होंगे, किनके पास होंगे, किस बिना पर होंगे, और क्या नया मंत्रालय जब गठित हो जाएगा, नए विभागों के बंटवारे हो जाएंगे, तो उन विभागों में वो अमुक मंत्री अपने स्टाइल से काम करेगा या जो बहुचर्चित मोदी स्टाइल रहा है, यानी विभाग किसी के पास भी हो, मंत्री कोई भी हो, मंत्रालय चलेगा पीएमओ से। तो क्या नए मंत्रालय जो सहयोगी दलों को बांटे जाएंगे वो पीएमओ से चलेंगे या खुद मंत्री उसकी कमान संभाल रहे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सवालों के इर्द गिर्द ही, इन सवालों का जो फर्क है वही ये बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वही पुराने ताकतवर प्रधानमंत्री साबित होते हैं या फिर लचीले, और राजनीतिक हलकों में कई बार उसे कमजोर की भी श्रेणी दी जाती है, क्या वो उस तरह के प्रधानमंत्री साबित होंगे? 2 खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
अनुराग सिंह साहब हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल के। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका एक बार फिर से शो पर। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल विदेश अब के लोग जो बैठे हुए हैं, सरकारें जो बैठी हुई हैं, निवेशक जो बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, कमेंटेटर्स जो बैठे हुए हैं, वो इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे ले रहे हैं। और साथ ही साथ अजय उमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अजय उमद जी के साथ जो हमारा अभी तक का रिश्ता रहा है एग्जिट पोल से लेकर अभी तक का, बड़े चौंकाने वाले उनकी टिप्पणियां होती हैं और चर्चा भी बनती हैं। और अगले दिन या अगले कुछ घंटे में संभवतः राजनीति की जो दशा दिशा है वो उनकी कमेंट्री के आसपास ही जा रही होती है, इसलिए उनसे बात करना मुझे बहुत पसंद है। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग जी के पास जाऊं और इससे पहले मैं समझने की कोशिश करूं कि आगे एनडीए पार्ट 3 या मोदी, इसको रादर कहना ज़्यादा ठीक होगा, मोदी 3.0 वो कैसे काम करेगा। लेकिन अजय जी अंदर की खबर दीजिए सबसे पहले। आई कांट वेट, क्या हो रहा है, कौन कौन आ रहा है, मंत्री पद में शपथ कौन ले रहे हैं और क्या चल रहा है? देखिए, एक चीज जो मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे हैं कि जो की पोर्टफोलियोज है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस है, फाइनेंस है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर एक लक्ष्मण रेखा लगा दी गई है कि इन डिपार्टमेंट को छोड़ के फिर बाकी डिपार्टमेंट पे बात हो सकती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन जो की पोर्टफोलियोज है उस पे मोदी जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो अभी भी पावरफुल रहेगी, उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी और पीके मिश्रा जो हैं वो ही सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बाकी जो कुछ भी डिमांड है वो डिमांड मान ली गई है। और इसीलिए मुझे लगता है एज पर स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी स्पीच आज दे दी है और वो उन्होंने भी एक तरह से साष्टांग दंडवत कर लिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी एक साल तक कोई मेजर चेंजेस आएगा। न वन नेशन वन इलेक्शन की कोई बात होगी, न यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी, न डिलिमिटेशन के इश्यू पे कोई बात होगी। ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी वाला जो इश्यू है उसको सेंसस के साथ जोड़ दिया जाएगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके लिए एक कमेटी गठन की जाएगी। उसमें नीतीश कुमार भी रहेंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी से अमित भाई, राजनाथ सिंह, इस तरह के लोग रहेंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करेंगे। और जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आता है, बीजेपी के प्रवक्ता, नीतीश कुमार के प्रवक्ता या चंद्रबाबू नायडू की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। तो ये जो है मीडिया मैनेजमेंट और डैमेज कंट्रोल है, उसके लिए उन्होंने एक रणनीति बना ली है। तो ये तो काफ़ी कुछ आपने सारी बातें लगभग तय करी दी हैं, स्थिति क्लियर करी दी है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, डिफेंस, हेल्थ, होम मिनिस्ट्री, आईएनबी, ये बड़े कोर मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये बीजेपी के यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही रहेंगी, इंटैक्ट रहेगी ये कोर जो हैं। और जो बाकी के हैं वाटर रिसोर्सेज, एचआरडी, एग्रीकल्चर, बाकी ये सहयोगियों में इनका बंटवारा ज़रूर हो सकता है। दूसरा आपने बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि जो डिमांड्स हैं नीतीश जी की ओर से उनको भी लगभग मान लिया गया, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की ओर से, यानी कि सीए, यूसीसी, इन सब पर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो एक पहचान रही हैं इन पार्टीज़ की, तो उन पर अभी ज़्यादा बीजेपी नहीं बोलेगी, उनको थोड़ा सा ठंडा किया जाएगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। तो मुझे तो लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये स्थिति बनी रही अनुराग जी, तो फिर तो इट्स एज गुड एज पहली वाली सरकार, मोदी सरकार पार्ट 2 ही रिपीट एक तरह से। हाँ, दीपक जी नमस्कार आपको और जो मैं सुन रहे हैं, एंड अजय जी को भी। देखिए दीपक, देखिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है। इलेक्शन रिजल्ट्स are not the outcome that the markets expected or wanted, but अब बहरहाल सरकार बन गई है तो मार्केट्स टेम्परेरीली खुश हैं। लेकिन कुछ चिंताएं बनी हुई हैं दीपक, वो ये है कि इंडिया में बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। हम अभी वो डेवलप्ड नेशन की स्टेट में नहीं है
कि अब हम माइनर ट्वीक्स पे फोकस करें कि देखिए ये पॉलिसी चेंज और वो माइनर मनी फ्लो हियर देयर। हमें बहुत लैंडमार्क चेंजेस करने थे। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो आपका लैंड रिफॉर्म्स कब के ड्यू है इस देश में और वो हो नहीं पाते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक बार ट्राई किया लेकिन वो पासा गलत पड़ गया और उसको एक डिफरेंट तरीके से ट्राई करना है बहुत मुश्किल होता है। लेबर रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स, राइट, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, सरकार तंत्र जिस तरीके से काम करता है दीपक, जब तक इन चीजों को आज आप यहाँ इंडिया से अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं ना तो आप एक आउटकम देखते हैं। वो आउटकम इसीलिए है बिकॉज उसके पीछे ये सारा काम हुआ है बहुत पहले, 50-100 साल पहले हुआ है और तब वो उसका आउटकम दिखता है। जब तक उन चीजों को हेड ऑन नहीं लेंगे, ये इंक्रीमेंटल मिनिस्ट्रीज देखने से दीपक उतनी बात नहीं बनेगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई नया तो है नहीं, हर साल बनता है देश में, लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए 75 साल हो गए हैं दीपक एंड इट इज नॉट बीन हैपनिंग, राइट। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ होता है और मिलीजुली सरकार में दीपक कहानी देखिए वहां पर आ जाती है कि इट्स नॉट, अभी तक 2047 की बातें होती थी। मेरा उसमें थोड़ा सा ना इत्तेफाकी भी थी कि देखिए हमारे जैसे कंट्री को हर साल देखना चाहिए 2047 का एक विजन रखे लेकिन उसको ओवर एम्फेसाइज ना करें क्योंकि बीच में बहुत सारी पिट होल्स हैं जो कि जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज टिपिकली गिर जाते हैं। और देखिए फिर वही हुआ कि अब मैंडेट ही नहीं है सरकार के पास। तो मुझे लगता है दीपक बड़ा संभल के चलना होगा। मार्केट्स भी कॉशियस है, अभी एक टेम्पररी रिबाउंड तो है बट ये हर साल हमें देखना होगा कि क्या हम वो राइट रिफॉर्म्स कर रहे हैं और कुछ तो अभी बैक बर्नर पर टोटली आ गए हैं दीपक, तो विच इज नॉट गुड न्यूज दीपक, आई वुड से। बट ये इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, मतलब इसी टर्म में इतनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो इससे पहले भी रिफॉर्म्स हुए और जब जैसे भारत में रिफॉर्म्स होते थे उनको हमेशा एक टाइम लगता था। मोदी की गवर्नमेंट के बारे में हमेशा ये ज़रूर कहा जाता है कि वो जो डिलीवर करते हैं उसका जो पेस है वो बहुत ही आक्रामक पेस है, मतलब डिलीवरी बिफोर द ड्यू डेट, इस तरह के उनके टारगेट्स रहते हैं। तो क्या ये हम थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके चल रहे थे उनसे? अब उन्होंने सोशल रिफॉर्म जो किए होंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, ट्रिपल तलाक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रो वुमेन, प्रो यूथ रिफॉर्म, जो वो कहते दावा किया जाता है कि साहब हमने किए, और सबसे बड़ा दावा कि भाई फ्रेजाइल 5 से हम 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन गए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो हमने 10 साल में किया। अभी के जो रिफॉर्म्स हैं उसमें टाइम लगेगा। तो यही टर्म क्यों, लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि शायद अच्छा काम करेंगे, कोalition में काम करेंगे, मिला जुला के सबको काम करेंगे तो फिर ज्यादा स्मूथ तरीके से काम होगा आगे, क्या पता ये पेस बना रहे। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि सब चीज पे स्टॉप लग गया? नहीं तो दीपक देखिए उसमें नजरिया ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर एक बड़ा फास्ट पेस से ग्रो करता है, जैसे हमारे पड़ोस में उदाहरण है चाइना का जो 30 साल तक नियर डबल डिजिट ग्रोथ पे ग्रो किए और देखिए वो मिडिल इनकम कंट्री आज बन गए हैं। पहला मिथ में ये कह दूं, आई थिंक आपके तो बिजनेस चैनल हैं, सुनने वाले जानते होंगे, देखिए ये हम ये सेकंड थर्ड इकोनॉमी फिफ्थ इकोनॉमी की बात ये थोड़ा नाजायज है। इसके साथ में एक और डेटा होता है जीडीपी पर कैपिटा, क्योंकि जीडीपी कितनी पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि कंजम्पशन सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जीडीपी में। पर कैपिटा जीडीपी में हमारा रैंक दुनिया में 140 है 180 देशों में। दैट इज द रियल इंडिकेशन ऑफ कि आपके लोग रिच कितने हैं। अदरवाइज कंट्री का जीडीपी नापने से मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास एक यूरोपियन यूनियन देख लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन में उनके पास करीब कम से कम 32 कंट्रीज हैं और यहाँ पर हम एक कंट्री में उतने लोग लेके बैठे हैं। तो बहरहाल वो हमारा नंबर है $2,500 पर इंडिविजुअल पर ईयर, वो बहुत उसके हिसाब से हमारा रैंक 148 बनता है। तो ये रेटोरिक में ना आए, मतलब एटलीस्ट हम ये बिजनेस चैनल है और जो लोग हमें सुनते हैं एटलीस्ट वो इस रेटोरिक में नहीं आते हैं। सवाल ये है दीपक आगे बढ़ने का, तो आई मीन इट इज गुड। दी डिफरेंस दीपक ये होता है कि शॉर्ट टर्मिज्म आ जाता है। देखिए डेमोक्रेसी में ऐसे ही ग्रो करना आसान नहीं होता। मैंने चाइना का एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट। उम्मीदें देखिए 2014 में जो थी ना वो बिल्कुल अलग थी दीपक। आई वॉज इन इंडिया दैट टाइम, बहुत अलग उम्मीदें थी कि एक ये इंडिया का मोमेंट बहुत अलग किस्म का मोमेंट आया और अब अगले 10 साल में काया पलट जाएगी। आज उम्मीदें उतनी नहीं है।
इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी आपने पूछा दीपक, तो आई मीन इंडिया की साख बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स के बारे में कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स है, एक्सपोनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं है दीपक। ओके तो वो अभी चाहिए, और आई हैव नो इंटेंशन दैट मोदी गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट, बट दी हर साल तो 4 इलेक्शन आ जाते हैं दीपक, देखिए कैसे हम उसको करेंगे, कितना डिफिकल्ट है। अभी भी महाराष्ट्र इलेक्शंस हैं और 2 साल में 3 साल में यूपी इलेक्शंस खड़े हो जाएंगे। अनुराग जी, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, बट आई हैव वन ऑब्जर्वेशन हियर कि शायद ये जो ब्रेक था ना, ये थोड़ा सा जो 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 पावर करेक्शन जो चाहिए था, कुछ लोग इसे आइडियोलॉजिकल करेक्शन बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि पावर करेक्शन संभवतः इसलिए भी चाहिए था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये पावर करेक्शन इसलिए चाहिए था कि जिस गति से जीडीपी बढ़ रही है और जिस गति से जो बाकी फैक्टर ग्राउंड पे बढ़ने चाहिए थे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप ले लीजिए, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इतना तेजी से हो रहा है और उसके सापेक्ष आपके पास जो स्किल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो उन स्किल्स के सापेक्ष वो जॉब अवेलेबल नहीं है, इनएडिक्वेट एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं है, तो आप एक तरफ भागे जा रहे हैं और पीछे से ये सारी चीजें एक बड़ा गैप क्रिएट कर रही हैं। एक और इश्यू जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपकी जीडीपी तो बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई आपकी जीडीपी, लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन जॉब्स वो शायद उतना बढ़ नहीं पा रहा था। तो बार बार लग रहा था कि कोई बहुत तेजी हो रही है, थोड़ा एक स्लो एक पेस आना चाहिए। आपको लगता है कि एक मौका है ये 5 साल, ये दोनों चीजों को मिलाने का, स्पेस एंड जो अवेलेबल चीजें हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट है कि दोनों एक साथ आके फिर धूम धड़ाका कर दें? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने बहुत ही काम की बात कही। देखिए, वही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम नंबर से अलग रह के देख सकते हैं। हमारे स्कूल्स में 5वीं क्लास के बच्चे क्या 5वीं क्लास का मैथ और अंग्रेजी जानते हैं? क्या 10th के बच्चे 10th लेवल तक कितने लोग वो स्किल ऐड कर पा रहे हैं? अगर वो हमारा लेवल बढ़ेगा, उसको तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, रादर वो तो काम पहले होना चाहिए। तो हम ये 5 या 10 ना गिर करके हम ये फोकस करें कि हमारे देश में मैन पावर पे कितना काम हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन पे कितना काम हो रहा है। एजुकेशन मतलब डिग्रीज लेना नहीं होता यहाँ पे, एजुकेशन मतलब सिर्फ बीए एमए को गिन लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे यूएस में अबाउट 12th तक फ्री एजुकेशन मिलती है सबको, और सरकारी स्कूलों में ही सब पढ़ते हैं। बट वो सरकारी स्कूल कहना गलत होगा, उसका एक इमेज अलग जाता है। पर ये स्किल्स पे अगर काम होगा तो वो लोग इस काबिल बनेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बनाए। एम्प्लॉयमेंट में दीपक ऐसा है, देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी का इजाद इंडिया में ही नहीं होता है, तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। वो टेक्नोलॉजीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं। आज सारे सेलफोन्स इंडिया में हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इंडिया में वो उनका आविष्कार हुआ, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। दुनिया इस समय पर है जब मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन से जॉब्स कम हो रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जॉब्स को ऑटोमेट करती है, तो वो चैलेंज रहेगा। देखिए, जो 1915-60s में जो मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स बन गए, आज वो नहीं बनेंगे। एक कार को बनाने में मारुति प्लांट में अगर 1980 में जब मारुति बना, तो एक कार को बनाने में अगर 5 आदमी लगते थे का एफर्ट लगता था, तो आज 2 का ही लगता है। इस किस्म का ऑटोमेशन आ गया है। तो ऐसे में वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड के एफिशिएंसी और ऑटोमेशन भी बहुत ज्यादा है। तो स्किल डेवलपमेंट एंड सर्विसेज जो कि जिसमें ऑटोमेशन फिर भी धीरे से आता है, वहां पर फोकस रहना चाहिए। आई थिंक सब मैन्युफैक्चरिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटेड। इट इज फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट कि मैन्युफैक्चरिंग से हम उस स्केल पर जॉब क्रिएट कर पाएंगे इंडिया में। वो इस समय संभव नहीं लगता, स्पेशली ये ग्लोबल एनवायरनमेंट भी इस समय काफी टफ है। ऑल राइट सर। अजय उमत जी हमारे साथ आ गए हैं। अजय जी, ये स्केप्टिसिज्म क्यों है कि मोदी जी तो आ गए हैं लेकिन वो बात नहीं है उनमें, मोदी जी तो आ गए हैं लेकिन कोएलिशन की मजबूरियां होती हैं, वो रिफॉर्म्स, वो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी, वो इम्प्लीमेंटेशन में जो मैस्कुलिन अप्रोच है वो रहेगी कि नहीं रहेगी साहब, पता नहीं। ये क्यों कहा जा रहा है? क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कोटा में देना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला इश्यू हो। आप देखिए कि अगर आपको सेंसस आधारित कास्ट बेस अगर ये सर्वे करना पड़े, दैट मीन्स कि आप तो ये
राहुल गांधी का, अखिलेश मुलायम सिंह यादव का और ममता का और तेजस्वी यादव का ये तो एजेंडा था कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। स्पेशल स्टेटस जो था वो पुरानी बात थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं यहां पर, मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार एनडीए की आई लेकिन इंप्लीमेंट हो रहा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ऐसा हो जाएगा। दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जीती है लेकिन खुशी का माहौल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में ज्यादा दिखने को मिल रहा है। बीजेपी में तो काफी मायूसी है, योगी की विकेट जाएगी कि नहीं जाएगी, फडणवीस का इस्तीफा स्वीकृत होगा या नहीं होगा, राजस्थान सीएम का क्या हाल होगा, हरियाणा सीएम का क्या हाल होगा। तो अभी बीजेपी में तो ये अंतर से ये भीतरघात किसने किया उसको टटोलने की कोशिश चल रही है और अभी ब्लेम गेम आएगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन मैं आपका पहले डिस्कशन सुन रहा था सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो गुजरात में बैठा हूं एंड आई कैन टेल यू द ग्रोथ इन गुजरात इज जॉबलेस ग्रोथ एंड इट इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है, बिल्कुल आई एम टेलिंग यू, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। सो डेवलपमेंट इज नॉट हेडोनिस्टिक, ये जिसे कहते हैं ना लोप साइडेड डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा है। On the one side, you know, on GDP we are number 1, number 2, number 3, but on human development index we are number 18, number 19, number 20 on so many aspects. Whether it is gender inequality की बात कर लीजिए या आप प्रीनेटल डेथ की बात कर लीजिए या इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए, तो ये सब भी जो पैरामीटर्स जो हैं वो ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। नहीं देखिए, ये नहीं अजय जी, ये देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे अभी गैप्स बचे हुए हैं, लेकिन आप इस बात को भी मानिए कि जिस अनुपात में देश का जो जीडीपी नंबर्स का है, उस अनुपात में ये जो बेसिक जो सोशल पैरामीटर्स हैं, जो बड़े क्रूशल पैरामीटर्स हैं किसी देश के आगे बढ़ने के, उनमें भी तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल सुधार देखने को मिला है। वो गैप हमेशा रहेगा। और मैं तो कुछ इसमें शायद अनुराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अनुराग जी की बात सुन लेते फिर कंप्लीट करते हैं। अनुराग जी। देखिए अजय जी ने बात तो सही कही है, एक उसका परिप्रेक्ष्य है। देखिए ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो हम तभी जान सकते हैं कि जब ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती कि उससे क्या हालात होते, लेकिन इंडिया ने वो सोशलिज्म ऑफ इक्वालिटी पहले 40 सालों में तो प्रैक्टिस किया ना, वो उसने देश को कहां पहुंचाया वो हमने सबने देखा है। और दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है जहां पर हम देखें कि एक ये एक्सट्रीम सोशलिस्टिक वे से डेवलपमेंट होता है। सोशलिज्म कीप्स, उसमें डिस्पैरिटी कम दिखती है लेकिन वो हर कोई इक्वली पुअर होता है और इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर होता नहीं है, तो सोसाइटी गोज इनटू अ रिवर्स स्पाइरल। ये जो जब भी कोई सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, देखिए क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, जो सबसे होशियार बच्चा होता है उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं ना, जो पढ़ता है खुद। जब भी कोई सोसाइटी डेवलप करेगी तो उसमें डिस्पैरिटी दिखेगी, बट वी शुड नॉट सी इट एज केयर। देखिए जो ऊपर जा रहा है उसको नीचे खींचो, ये तो बहुत कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, बट अल्टीमेटली द रेस्ट ऑल्सो कैचेज अप। तो ये आई अंडरस्टैंड, बहुत एक सेक्शन ये व्यू लेता है कि सोशलिस्टिक व्यू के, देखिए कुछ लोग बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म का फायदा ले रहे हैं, लेकिन कैपिटलिज्म हर कंट्री में ऐसे ही काम किया है। बट अगर इसको ना करें तो उसका ऑल्टरनेटिव तो किसी के पास है नहीं ना। वो तो जिन देशों ने ट्राई किया उनके हालात क्या है वो हम देख ही सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड लेस वरी अबाउट डिस्पैरिटी एज लॉन्ग एज हर कोई बेहतर हो रहा है। देखिए नहीं, बट अनुराग जी आप इन्हीं चुनावों को देखिए, और जो बात अजय कह रहे हैं, इनफैक्ट ये लगातार क्रिटिसिज्म आते रहा इस गवर्नमेंट का कि साहब आप एक जो तस्वीर, जिस भारत की तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, लेकिन जिस तस्वीर की बात विपक्ष कर रहा है, और ये मैंडेट भी यही बताता है कि जिस तस्वीर की बात विपक्ष लगातार करता रहा वो झूठी तो कम से कम नहीं थी। पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जाने लगा था कि साहब झूठी तस्वीरें नहीं, कहाँ गरीबी है, कहाँ लोग पूरे खुशहाल हैं, एवरीवन इज हैप्पी, सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी नंबर्स देखिए, पूरी दुनिया में भारत का, हमारे पासपोर्ट का, ये तस्वीर दिखाई जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ लगातार ग्राउंड पर जाकर ये आवाजें आती रहीं कि अभी काम बहुत बाकी है, काम आपने किया है लेकिन काम अभी बाकी है। तो ये जो पर्दा डाल लिया था, ये जो बड़ा एक क्रिटिसिज्म आता है G20 के टाइम पर, जब बड़े बड़े लोग आ रहे थे और फिर गरीबों की बस्तियों को जिस तरह से पर्दा डालकर ढक दिया गया, कहा यह जा रहा है कि ये उसी का नुकसान हुआ। तो ये वस्तुस्थिति दोनों तरफ की, अनुराग जी। नहीं, बिल्कुल जायज दीपक, बिल्कुल आपने 100% सही बात कही, और यही अजय जी की बात भी देखिए सही है। और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है
कि अब मैं यहाँ पर यूएस में अगर मुझे पानी पीना होता है, मैं किचन में जाके टैप खोलता हूँ, पानी पी लेता हूँ। इसके लिए हमें कौन सी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंतजार करने की जरूरत है? तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं दीपक जी कि हमें जिनको ढकना की जरूरत नहीं है, पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। उस दिन हम विकास करेंगे, और विकास होगा तो हर एक में दिखेगा, सिर्फ कुछ सेलेक्ट लोगों में नहीं दिखेगा। बिल्कुल जायज है दीपक, इसमें कोई डिबेट नहीं है। आप ठीक। दोनों बातें सही कह रहे हैं। ऑल राइट थोड़ा सर, ऑल राइट सरकार सर। को झटका भी दिया है लोगों ने, बट स्वाभाविक। वही है कि मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन अलग है और आम बिल्कुल, आपने ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और मैं हमेशा इस बात पे हमेशा आपसे एग्री करता रहूँगा कि हम दरअसल जिन सेंटिमेंट्स पर, जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं, जिस नज़रिए से हम अपने देश को देखना चाहते हैं और जिस नज़रिए से एक निवेशक या बिजनेसमैन देखता है, उसमें एक अंतर हमेशा रहेगा, और वो होता आया है, उसमें वो नहीं है। अब अजय जी, अब आपके पास चल रहा हूँ मैं। अजय जी, अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ मुश्किलें आएंगी मोदी जी को, जहां वो टैकल कर भी पाए या नहीं? आपको लगता है कि मुश्किल हो पाएगा? देखिए, जो अनुराग जी की बात में मैं अपना एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि अनुराग जी, मेरा वही कहना है जो प्रोफेसर सी के प्रहलाद की थियरी है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की जो थियरी जो है, उसमें आप देखिए कि जीनी कोएफिशिएंट रेशियो जो है वो हाईएस्ट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो मेरा जो गुजरात मॉडल के साथ, गुजरात मॉडल ने तरक्की बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड और जो जॉबलेस ग्रोथ है उसकी वजह से सर तीसरा जो फैक्टर देखने को मिल रहा है कि एसएमई और एमएसएमई, इनको जो इंसेंटिव मिलने चाहिए वो इंसेंटिव नहीं मिले हैं कंपेयर टू बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। एंड दैट इज द रीजन कि सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह है, लेकिन एंसिलरी यूनिट्स और ये सब भी जो डेवलप होने चाहिए थे वो भी डेवलपमेंट नहीं हुए, वो भी डेवलप नहीं हो पाए हैं। तीसरी चीज के सर, जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी की, तो डिजिटल इकोनॉमी के साथ जैसे यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, जीडीपीआर जिसे हम कहते हैं, अमेरिका में भी कम्युनिकेशन एंड डिसेंसी एक्ट है, तो उसके लिए जो एक इकोसिस्टम बननी चाहिए ना, वो इकोसिस्टम अभी भी प्लेस में नहीं है। देयर आर सो मेनी केसेस अबाउट सोशल मीडिया फिड्यूसरीज, अबाउट कि भाई किस तरह का डेटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डेटा प्रिवेसी लॉ, इसके बारे में भी काफी क्लैरिटी जो है वो नहीं है, एंड सो मेनी लिटिगेशंस आर पेंडिंग। तो इसकी वजह से भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो डिजिटल इकोनॉमी वाला जो इश्यू है वो भी मुझे लगता है कि काफी अहमियत रखता है। ठीक है सर, मैं इसमें आपका ऐड भी कर देता हूँ। इनफैक्ट मेरी बात भी होती है, और जब जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कई लोग उसे केरला मॉडल से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है साहब कि जो गुजरात की जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ का जो ग्रोथ रेट्स हैं वो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस्ड है, और गुजरात में ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव जो डेवलपमेंट हुआ है, लार्ज इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है, और इस वजह से शायद जो जॉब जनरेशन होना चाहिए था वो उतना हो नहीं पाया। खैर, बहुत सारे नुआंसेस हैं, आज हम इस पर नहीं जाते। मुझे तो सीधा आप सर मसाला दीजिए अजय जी, कहाँ कहाँ कमजोर और हमारे दर्शकों को भी, मुझे मतलब मैं दर्शकों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मेरे दर्शक तो कहाँ कहाँ दिक्कतें आने वाली है। हाँ, मेरी लॉयल्टी भी सर दर्शकों के प्रति ही है। यस सर, यस सर। सबसे बड़ा इश्यू आने वाला है कि एक तो अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज जब आएंगे, हाँ, तो एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी से लेके जीतन राम मांझी, जो छोटी छोटी पार्टी वाले हैं, दे विल आल्सो आस्क फॉर देयर लायन शेयर। एंड एट द सेम टाइम आप सोचिए कि जिस नीतीश कुमार को पिछली बार उसके पास 16 एमपीज थे, फिर भी एक ही पोर्टफोलियो दिया गया था, और वो भी अपनी चॉइस से प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया था। अब इस बार नीतीश कुमार कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ से कौन 3 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, कौन 3 जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने के लायक है, तो उस पे क्या है कि कोई डिसीजन अकेले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं ले पाएगी। अब हर एक चीज में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसकी जो कमिटी बनेगी, वो कमिटी जो है वो डिसाइड करेगी, और कमिटी से ही डिसीजन आएंगे। सिमिलरली पोर्टफोलियो अलोकेशन में भी यू विल हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस टू ऑल द पार्टीज। चिराग पासवान को भी कुछ अच्छा देना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को भी देना पड़ेगा, आपके जयंत चौधरी भी मांगेंगे, अनुप्रिया पटेल भी मांगेंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा सर, आप देखिए कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, झारखंड में, बिहार में अगले 1.5 साल में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप ऐसा कोई कदम नहीं ले पाओगे कि जिसकी वजह से वहां
आप म्यूट हो गए। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अजय जी, अच्छा एक चीज बताइए ना, मुझे एक चीज बताइए ना, फिर ये ना कल ना आज जब प्रधानमंत्री एनडीए सहयोगियों के साथ मिल रहे हैं, एक बड़ी शांति है, और शांति के साथ साथ आज जो एक एक्शन दिखा, वो भी एक्शन दिखा कि चरणों में शरणागत हो रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर जिसको बोलते हैं ना कि परफेक्ट है, सब चीज स्मूथ है, ऐसा क्यों लग रहा है हमें? सर जो दिखता है वो होता नहीं है, यू नो। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आज ये एक मैसेज बॉडी लैंग्वेज से और उनकी स्पीच से ये देने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल, यू नो, एनडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंडिया गठबंधन वाले कोई मुगालते ना पाले। और अभी इंडिया गठबंधन वालों को मुझे नहीं लगता दे आर इन अ हरी टू फॉर्म गवर्नमेंट ऑल्सो। वो लोग तो मस्ती से देख रहे हैं कि भाई आप अग्निवीर विड्रॉ करो, आप ये कहो कि हम सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाने वाले हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने वाले हैं, हम ज्ञाति आधारित जनगणना करने वाले हैं। तो एजेंडा तो उनका चलेगा ना सर, एजेंडा किसका चलेगा? हाँ, ये जो मैं कह रहा था बीच में, हम अग्निवीर को नहीं लागू करेंगे, अग्निवीर में सुधार करेंगे। मान जाएंगे मोदी जी मान जाएंगे सर? सर सरकार के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्योंकि बिहार में, यूपी में ये बहुत बड़ा इश्यू है, हरियाणा में ये बहुत बड़ा इश्यू है, राजस्थान में ये बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि ये जो मार्शल रेस है जो आर्मी में जाती है, जाट है, राजपूत है, ये सब लोग तो यादव है, ये सब तो बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान वही सब जाते हैं। ओके तो जो मैं बीच में कह रहा था कि यानी कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि कैसे धीरे धीरे इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो एनडीए सरकार शनह शनह धीरे धीरे लागू कर रही है, और इंडिया गठबंधन के लोग बड़े मुस्कुरा रहे होंगे कोने में अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दिलचस्प समीकरण, दिलचस्प सिनारियो। मैं चाहता था कि लंबी बातचीत करूं आप दोनों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी रही। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का जिन्होंने मेरे को इतनी इजाज़त दे दी कि थोड़ा समय और खींच लिया मैंने, बट अच्छा लगा, इट वॉज वर्थ इट। थैंक यू सो मच अनुराग जी, ऑलवेज आपसे बात करके एक अलग एहसास होता है। थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। अजय अहमद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।